मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के इंग्लिश कोर के विस्टास बुक से चैप्टर 3 यानी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बताने वाला दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चन जैक की तरफ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके एग्जाम में एकदम छपने वाले क्वेश्चन है और हम डिटेल में बताने वाले हैं, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाले हैं, बिना स्किप किए वीडियो को देखना है, ठीक है। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स तीनों स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश कोर के बहुत सारे चैप्टर्स को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे तरीके से समझा के उसका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव वीडियोस में ऑलरेडी इस चैनल में डाल चुका हूं दोस्तों। साथ ही साथ 8 मॉडल सेट भी अपलोड कर चुका हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा, इंग्लिश कोर के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल में पहली बार आए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और जमकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने से पहले इस लेसन को अच्छी तरह से समझते हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट को जानना है, ठीक है। अच्छे से एक एक पॉइंट्स को सुनिएगा और समझिएगा। अगर ध्यान से इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर सुन लीजिएगा ना और समझ लीजिएगा तो एक भी एमसीक्यू आपका गलत नहीं होगा, मेरा चैलेंज है। तो अच्छे से एक एक पॉइंट्स को सुनिएगा ताकि ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग खुद आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे बेसिक जानकारी है, द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इज रिटन बाय तिसानी दोषी। याद रखिएगा ये जो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है इसकी जो लेखक है, लेखिका है, ये तिसानी दोषी है, ठीक है। और याद रखिएगा यानी इस लेसन के ऑथर का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो तिसानी दोषी टिक कीजिएगा, ठीक है। जैसा कि लेसन के नाम से ही पता चलता है कि अब बेसिकली एक जर्नी है यानी एक यात्रा है। क्या है दोस्तों, ये एक जर्नी है यानी एक यात्रा है जो पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा है यानी अंटार्कटिका की जर्नी है। कहां के लिए जर्नी है दोस्तों, ये यात्रा कहां के लिए, ताजमहल के लिए नहीं, ये है लास्ट यानी अंटार्कटिका की जर्नी है। इसको आप लोग कंसेप्ट में ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ तिसानी दोषी डिस्क्राइब्स द जर्नी टू द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। क्या क्या बताएं, नोट कीजिएगा। इन द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ तिसानी दोषी डिस्क्राइब्स द जर्नी टू द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। यानी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में तिसानी दोषी ने संसार के सबसे ठंडे, सबसे शुष्क और सबसे हवादार महाद्वीप जिसका नाम क्या है, अंटार्कटिका, बस इसी के यात्रा के बारे में वर्णन किया है, डिस्क्राइब की है, ठीक है। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। विश्व का भूवैज्ञानिक इतिहास अंटार्कटिका में फंसा हुआ है, ठीक है। जियोफ ग्रीन्स, और एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, जियोफ ग्रीन, इस नाम को एकदम याद रखना है। जियोफ ग्रीन्स स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम एम्स एट टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। याद रखिएगा जियोफ ग्रीन जो कहां के हैं, कनाडा से बिलोंग करते हैं, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जो जियोफ ग्रीन है जो कनाडा से बिलोंग करते हैं उनका स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो हाई स्कूल के छात्रों को दुनिया के अंत तक यानी अंटार्कटिका तक ले जाना है। याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये जियोफ ग्रीन कहां से है तो कनाडा से है। इसका प्रोग्राम का नाम क्या है तो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम है। इसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, हाई स्कूल के बच्चों को अंटार्कटिका तक ले जाने का, ठीक है। और एक चीज याद कर लीजिएगा, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम 6 इयर्स से चल रहा है। क्वेश्चन आ सकता है कि स्टूडेंट्स ऑन आइस जो प्रोग्राम है कितने सालों से चल रही है तो 6 इयर्स यानी 6 सालों से। और इसी प्रोग्राम का हिस्सा तिसानी दोषी भी है। याद रखिएगा इसी जर्नी का पार्ट कौन है, तिसानी दोषी भी इसमें शामिल है, ठीक है। आगे याद कर लीजिएगा आप लोग, तिसानी दोषी थिंक्स अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तिसानी दोषी का मानना है अंटार्कटिका ही वह जगह है जहां जाकर पृथ्वी के वर्तमान यानी प्रेजेंट, भूत यानी पास्ट और भविष्य यानी फ्यूचर के बारे में समझ सकते हैं अच्छे तरीके से।
कहां पर जाकर? अंटार्कटिका जाकर पृथ्वी का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अंटार्कटिका ही वही जगह है जहां पर हम पृथ्वी के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे कुछ पॉइंट समझाते हैं जहां से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। पहला बात याद रखिएगा, तिसानी दोषी अपना जर्नी कहां से स्टार्ट की थी? मद्रास। मद्रास का नाम अभी क्या हो गया? चेन्नई। याद रखिएगा, अपनी जो जर्नी है, अपनी जो यात्रा है, वो कहां से स्टार्ट की थी? मद्रास से यानी चेन्नई से स्टार्ट की थी। पॉइंट को नोट कीजिएगा, कहां से? चेन्नई यानी मद्रास से वो यात्रा को, जर्नी को शुरू की थी। अंटार्कटिका तक उन्हें पहुंचने के लिए 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स और 3 बॉडीज ऑफ वाटर को पार करना पड़ा था। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ये जो तिसानी दोषी है उन्हें यात्रा के दौरान कितने टाइम जोन्स को पार करना पड़ा था? 9 टाइम जोन्स को। कितने चेक पॉइंट्स को? 6 चेक पॉइंट्स को, 3 बॉडीज ऑफ वाटर को पार करके वहां तक पहुंचना था। ठीक है, आगे यहां तक पहुंचने के लिए किन किन साधनों का इस्तेमाल की थी, किन किन ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल की थी, इसको भी नोट कीजिएगा। पहला कार का, किसका? कार का इस्तेमाल की थी। दूसरा एरोप्लेन का इस्तेमाल की थी और तीसरा शिप यानी जहाज का इस्तेमाल की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तिसानी दोषी अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए कौन कौन से ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल की थी? पहला कार का, दूसरा एरोप्लेन का और तीसरा शिप यानी जहाज का। यानी 100 घंटा का ट्रेवल, कितने घंटा का दोस्तों? 100 आवर्स का जो ट्रेवल है, यात्रा करने के बाद वहां तक वो पहुंची थी। अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए उन्हें कितने घंटा का यात्रा करना पड़ा था? 100 आवर्स, 100 घंटा है। इसको भी नोट कीजिएगा। ठीक है, जिस समुद्री जहाज से वो गई थी वो एक रशियन रिसर्च शिप थी। याद रखिएगा, जिस जहाज से वो अंटार्कटिका तक पहुंची थी, उस जहाज वो जो जहाज है वो कहां का था? इंडियन रिसर्च शिप नहीं था, वो था रशियन रिसर्च शिप, जिसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, उस रिसर्च शिप का नाम था द एकेडमिक सोकालिस्काई। याद कर लीजिएगा, इसको पॉइंट को है नोट कर लीजिए। ये जो जहाज से गई थी, वो जो जहाज है वो रशियन रिसर्च शिप था और उस जहाज का नाम था द एकेडमिक सोकालिस्काई। याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, 650 मिलियन ईयर्स एगो, इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना। कितना? 650 मिलियन ईयर्स एगो एक विशाल दक्षिणी उच्च महाद्वीप जिसका नाम था गोंडवाना, वो मौजूद था। ठीक है, याद रखिएगा, एक सुपर कंटिनेंट था, एक एंशिएंट सुपर कंटिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना, जो 650 मिलियन एगो में मौजूद था। याद कर लीजिएगा। लेकिन 150 मिलियन ईयर्स एगो, माने 150 मिलियन ईयर्स पहले यह डिसइंटीग्रेटेड हो गया था। क्या हो गया था? डिसइंटीग्रेटेड यानी विघटित हो गया था, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे कंट्रीज में वो सेपरेट हो गया। याद कर लीजिएगा। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यह एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है, एक प्रतिबंधित स्थान है। याद कर लीजिएगा, ये एक प्रतिबंधित स्थान क्यों है? तो याद रखिएगा, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है। इसको भी नोट कीजिएगा। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से नोट कीजिएगा ना, तो आपका एक भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा। आप लोग खुद क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एवलांचेस एक वर्ड है, याद कर लीजिएगा। एवलांचेस यानी हिमस्खलन, यानी बर्फ का खिसक कर गिरने की वजह से यहां की शांति में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। देखिए, अंटार्कटिका तो बहुत शांति वाला जगह है, तो वहां शांति में बाधा पहुंचाने का मात्र एक है, अगर बर्फ इधर से उधर खिसक के गिर गया तो बस थोड़ी बहुत आवाज आती है, जिसे कहते हैं एवलांचेस यानी हिमस्खलन, यानी बर्फ का खिसक कर गिरना। ठीक है, तो एवलांचेस वर्ड याद करके रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, अंटार्कटिका में पृथ्वी की कुल बर्फ का 90% बर्फ अंटार्कटिका में जमा है। याद रखिएगा, अर्थ का टोटल आइस जो है कितना परसेंट सिर्फ अंटार्कटिका में जमा हुआ है? तो याद रखिएगा 90% जो बर्फ है वो अंटार्कटिका में स्टोर है, जिसकी वजह से ये पूरा व्हाइट दिखता है और बहुत ही सुंदर दिखता है। और सुंदरता के पीछे और एक कारण है, यहां इंसान नहीं रहते हैं। ठीक है, तो यहां पॉल्यूशन भी नहीं होता है, जहां इंसान रहते हैं वहां पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, पता है ना आप सभी को। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, क्या ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोबल टेम्परेचर यानी वैश्विक तापमान में वृद्धि होने से, ये एक चिंता का विषय दोस्तों। अगर पृथ्वी का वातावरण थोड़ा भी गर्म हो जाएगा ना, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अंटार्कटिका धीरे धीरे पिघलेगी, जिसका रिजल्ट आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ही भयानक होगा। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो भी बच्चे अच्छे से बिना स्किप किए हुए इस चैप्टर को समझे मेरे साथ,
वो आसानी से खुद आंसर दीजिएगा, मेरा गारंटी है, चैलेंज है, ठीक है। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए रेडी है, इसको एक टेस्ट समझिए, कौन बच्चे अच्छे से समझे मेरे साथ वो आसानी से आंसर दे दीजिएगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को रीड करते हैं और आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा और लास्ट में आप लोग बताइएगा आपका 20 में से कितना आंसर सही हुआ, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। मैंने अच्छे से बताया था, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले इसके लेखक का नाम, ऑथर का नाम मैंने बता दिया था। तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के लेखक यानी ऑथर कौन है, तो आप सही पता है, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, ABCD कुछ भी लिखिए एकदम सही सोचे दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तिसानी दोषी। क्या नाम हो गया दोस्तों, तिसानी दोषी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसका भी आंसर आप लोग खुद दे दीजिएगा। द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ इज डैश। ये जो हाई स्कूल के छात्रों को पृथ्वी के अंत तक यानी अंटार्कटिका तक पहुंचाने के लिए ये जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम का नाम क्या था। आप सही पता है, फटाफट आंसर लिखिए, ए या बी या सी या डी। एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, ठीक है। यहां पर भटकिए मत, कुछ बच्चे सोचेंगे स्टूडेंट्स ऑफ आइस होगा या स्टूडेंट्स फॉर आइस होगा, देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन मैंने बताया था, याद कर लीजिएगा, ऑन क्या हो जाएगा, ऑन, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा गया है, गोंडवाना एग्जिस्टेड रफली अराउंड, ठीक है। ये जो गोंडवाना है मोटे तौर पर डैश के आसपास मौजूद था, यानी कितने मिलियन ईयर्स पहले ये गोंडवाना जो है, ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है वो एग्जिस्ट करती थी यानी मौजूद थी। तो आप सही को मैंने बताया था 650 मिलियन ईयर्स एगो, यानी ऑप्शन जो डी जो टिक किए वो सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा गया देख सकते हैं, Which program was headed by Canadian Geoff Green? ये जो कनाडा के जियोफ ग्रीन थे वो किस प्रोग्राम की लीड रोल कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। बस प्रोग्राम का नाम पूछा गया, आप सही पता है, इस प्रोग्राम का नाम मैंने बताया, अच्छे से ऑन याद करके जाइएगा, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। जो बच्चे ऑप्शन जो ए टिक किए वो करेक्ट है, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, ठीक है। कौन लीड रोल कर रहे थे, कनाडा से बिलोंग करते थे, कौन, जियोफ ग्रीन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस बीन इन ऑपरेशन, यानी जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम है वो कितने वर्षों से चल रही थी। अच्छे से मैंने इस पॉइंट को समझाया था, कितने वर्षों से, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। एकदम सही हो गया दोस्तों, जो ऑप्शन बी टिक किए, यानी 6 इयर्स, 6 सालों से ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम चल रही थी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी टाइम्स टाइम जोन्स डिड तिसानी दोषी क्रॉस ड्यूरिंग हर जर्नी। ये जो तिसानी दोषी ने अपनी यात्रा के दौरान कितने टाइम जोन्स को पार की थी, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। तो कितने टाइम जोन्स को पार की थी, फटाफट कमेंट में बताना आप सभी को। एकदम सही सोचिए, ऑप्शन जो डी है वो सही है, 9 टाइम जोन्स को वो पार की थी। टाइम जोन्स पूछे तो 9। चलिए आप लोग कमेंट बताइएगा, चेक पॉइंट्स कितना पार की थी, 9 टाइम जोन्स पार की थी। ये चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, लेकिन अगर टाइम जोन्स के जगह आपसे चेक पॉइंट्स पूछा जाए तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तिसानी दोषी अपने यात्रा के दौरान कितने चेक पॉइंट्स को पार की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, Which means of transport did the writer use to reach Antarctica? अच्छे से समझाया था मैंने, ये जो अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए ये जो राइटर है तिसानी दोषी है, उन्होंने किस किस परिवहन का, किस किस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल की थी। चलिए फटाफट बताइए, एकदम सही सोचे, ये जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। मैंने बताया था कार का इस्तेमाल की थी, फिर एरोप्लेन का, फिर शिप का, यानी तीनों का तीनों आंसर जो है वो सही है। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, तिसानी दोषी अपने यात्रा के दौरान ये जो यात्रा स्टार्ट की थी वो कहां से स्टार्ट की थी, वो जगह क्या है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कहां से वो यात्रा शुरू की थी
और कितने घंटों तक ट्रेवल की थी वहां तक पहुंचने के लिए, फटाफट बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हाट परसेंट ऑफ द अर्थ टोटल आइस इज स्टोर्ड इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में पृथ्वी के टोटल आइस का, टोटल बर्फ का कितना परसेंट सिर्फ स्टोर है अंटार्कटिका में, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया। पृथ्वी का टोटल आइस जो है, किसी भी चीज का परसेंट जो होता है वो 100% होता है। आप लोग का जो एग्जाम होगा वो भी 100 नंबर का होगा, ठीक है। भले 20 नंबर कॉलेज वगैरह से मिलेगी, लेकिन टोटल जो होगा परसेंटेज भी जो होगा वो 100% में आप कितना परसेंट लाते हैं वो मैटर करेगा। तो टोटल आइस, पूरा बर्फ जो है वो 100% है, तो कितना परसेंट जो है वो अंटार्कटिका में सिर्फ स्टोर है। तो आप सही पता है, फटाफट इसका आंसर दीजिए, एकदम सही सोचे। टोटल जो आइस है बर्फ का, उनमें से अंटार्कटिका में ही वो 90% जो बर्फ है वो जमा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हाट इज द एकेडमिक सोकाल स्काई। बहुत अच्छे से इस नाम को मैंने बताया था, ये है क्या एक्चुअली में, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ये एकेडमिक सोकाल स्काई है क्या। तो आप सही मैंने बताया था, वो इंडियन रिसर्च शिप नहीं थी, वो एक रशियन रिसर्च शिप थी। यानी ऑप्शन जो बी है, जो बच्चे टिक किए वो सही हो गए, ठीक है। ये रशियन रिसर्च शिप का नाम है, इसी शिप के माध्यम से वहां तक पहुंचा गया था अंटार्कटिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट। ये जो गोंडवाना है वो कितने साल पहले एग्जिस्ट करती थी। तो आप सही मैंने बताया था 650 मिलियन ईयर्स एगो। जो बच्चे ऑप्शन ए टिक किए हैं वो सही हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ एटमोस्फियर डज अंटार्कटिका हैव। ये जो अंटार्कटिका है दोस्तों, ये भी एक कंटिनेंट का नाम है, एक महाद्वीप का नाम है। तो इसका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर बोले तो इसका वातावरण किस टाइप का है। तो आप सही पता है, अंटार्कटिका में 90% बर्फ है, तो वहां कैसे होगा, वो बहुत ही कोल्डेस्ट होगा, बहुत ही ड्राइस्ट होगा, बहुत ही हवादार यानी विंडीएस्ट कंटिनेंट होगा। यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आप लोगों को मैंने अच्छे से बताया था, ये जो अंटार्कटिका है ये दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट यानी सबसे ठंडा, सबसे ड्राइस्ट यानी सबसे शुष्क, और सबसे विंडीएस्ट यानी सबसे हवादार कंटिनेंट यानी महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में, व्हाट वाज गोंडवाना। मैंने अच्छे से बताया था, गोंडवाना एक्चुअली में है क्या, है नहीं, ये था, बाद में ये विभक्त हो गई, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। तो ये गोंडवाना एक्चुअली में क्या था, तो मैंने बताया था ये जो अंटार्कटिका है ये एक कंटिनेंट है, लेकिन ये उसका बाप था यानी सुपर कंटिनेंट था। क्या था दोस्तों, एन एंशिएंट सुपर कंटिनेंट। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 यहां मिस है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ये 13 देखिए यहां मिस हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपसे पूछता हूं कि जो जियोफ ग्रीन है वो किस देश से बिलोंग करते हैं। ये जो जियोफ ग्रीन है वो किस देश से है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14 में, वेयर इज द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड। ये भी मैंने अच्छे से समझाया था, दुनिया का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है यानी भूवैज्ञानिक इतिहास है वो कहां फंसा हुआ है, कहां ट्रैप है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन अंटार्कटिका। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। ग्लोबल टेम्परेचर का नाम आप लोग सुने होंगे, वैश्विक तापमान यानी पृथ्वी कैसे गर्म हो रही है, कैसे इंक्रीज हो रहा है ये ग्लोबल टेम्परेचर, क्या क्या रीजंस है, क्या क्या कारण है। आपसे कारण पूछा गया, ये जो वैश्विक तापमान बढ़ने का क्या क्या कारण है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। चलिए फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताइए। एकदम सही सोचे हैं, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी दोनों। अच्छा, ए में क्या बताया गया, इंक्रीज पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में वृद्धि, जितना ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि होगा उतना ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगी, ठीक है। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। सर फॉसिल फ्यूल क्या है, अब बर्निंग का मतलब क्या होता है, बर्निंग मतलब होता है जलना, अब फॉसिल फ्यूल मतलब होता है जीवाश्म ईंधन। आप सही पता है, पेट्रोल डीजल वगैरह वगैरह, ठीक है।
ये सब जितनी ज्यादा जलेगी उतना ज्यादा प्रदूषण क्रिएट करेगी, उतना ज्यादा ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगी, उतना ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है? व्हाई इज अंटार्कटिका ए रेस्ट्रिक्टेड प्लेस? अच्छे से मैंने समझाया था, ये जो अंटार्कटिका है ये एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है, एक प्रतिबंधित स्थान है। ठीक है, क्यों? तो मैंने बताया था इसको रेस्ट्रिक्टेड इसलिए किया गया है पूरा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या? पूरा एनवायरनमेंट को, पूरा पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है, यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। याद कर लीजिएगा। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा के लिए इसको रेस्ट्रिक्टेड प्लेस के रूप में रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। व्हाट डिस्टर्ब्स द साइलेंस ऑफ द कंटिनेंट? मैंने बताया था अंटार्कटिका तो पूरा साइलेंट है, शांत लगता है, बहुत ही सुंदर, एकदम व्हाइट व्हाइट लगता है, लेकिन कुछ ऐसा बात मैंने बताए थे जिसके वजह से कभी कभी इसके साइलेंस में विघ्न पहुंचती है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। वो क्या चीज था? वो एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने बताया था, वो वर्ड क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एकदम सही सोचे, एवलांचेस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने बताया था ना, हिमस्खलन, यानी बर्फ जो है कभी कभी खिसक कर गिरती है तो थोड़ा बहुत शोर शराबा आवाज होता है जो उसके साइलेंस को डिस्टर्ब करती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। What gives us an insight into the world's geological history? विश्व के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो आप सही पता है, अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे किसका? अंटार्कटिका का, तो हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, स्टडी ऑफ अंटार्कटिका। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या पूछा गया है कि व्हाट हैपेंड टू गोंडवाना 150 मिलियन ईयर्स एगो? यानी 150 मिलियन ईयर्स पहले गोंडवाना में एक्चुअली में क्या हुआ था? तो मैंने बताया था ये डिसइंटीग्रेटेड हो गई थी, यानी यह विघटित हो गई थी, छोटे छोटे कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट में ये सेपरेट हो गया था। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट डिसइंटीग्रेटेड। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या पूछा गया है? इफ वी वांट टू नो आवर अर्थ, द ह्यूमन रेस एंड इट्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वेयर शुड वी गो? यदि हम अपनी पृथ्वी, मानव जाति और उसके वर्तमान यानी प्रेजेंट को, उसके अतीत यानी पास्ट को और उसके फ्यूचर यानी भविष्य को जानना चाहते हैं तो हमें कहां विजिट करना चाहिए, हमें कहां जाना चाहिए? यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो आप सही पता है, अगर हम लोग को पृथ्वी का प्रेजेंट जानना है, पास्ट जानना है, फ्यूचर जानना है तो वी शुड गो कहां? अंटार्कटिका। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका कंटिनेंट। ठीक है, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है यहां हम लोग को विजिट करना चाहिए। यहां अगर जाएंगे ना हम लोग तो पृथ्वी का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब जान जाएंगे। ठीक है, ये था दोस्तों आज का टॉप 20 क्वेश्चंस। ठीक है, मेरे समझाने की वजह से आप लोग का कितना आंसर्स करेक्ट हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 20 में आप लोग कितना नंबर लाएं ईमानदारी से बताइएगा। और क्या इस तरह चैप्टर को समझा के एमसीक्यू करवाना आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ कि नहीं, ये भी कमेंट बताइएगा। कैसा लगा बस आप लोग कमेंट बताइएगा, कमेंट देखकर मोटिवेट मिलता है। ठीक है दोस्तों, एकदम लगता है आप लोगों के लिए जी जान लगा दे, मेहनत कर दे और एक एक जो हार्ड चैप्टर्स है उसको इजी में समझा दे। ये जो चैप्टर्स थोड़ा सा कठिन चैप्टर था इसको थोड़ा सा इजी बनाने में थोड़ा सा आप लोगों का मदद किए। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, मेरा प्रोफाइल पिक है, ये मेरा नाम है अनिमेश सर। ठीक है, ये अनिमेश सर आप लोग सर्च कीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी है, यहां सर्च कीजिएगा। आप यहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स हो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। और मन हुआ तो दोस्तों बहुत जल्दी इंस्टाग्राम में आप लोगों के लिए लाइव आएंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो को जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर कीजिए और 500 प्लस लाइक तो बनता है। ठीक है, आप लोग लाइक कीजिए, जम के अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों।